नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मैं अंकित आप सभी का अपने YouTube चैनल इवॉल्विंग बैकवर्ड्स पर स्वागत करता हूं। आज तारीख है 25 दिसंबर 2024 और हमारी उड़ीसा यात्रा का यह तीसरा एपिसोड है। आज का पूरा दिन हम भुवनेश्वर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। भुवनेश्वर में हमारा जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह हम जाएंगे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदनकानन जू जो है वो भारत के कुछ एक सबसे सुंदर चिड़ियाघरों में से एक है और सबसे समृद्ध भी। तो भीड़ को अवॉइड करने के लिए हम सुबह सुबह सबसे पहले चिड़ियाघर जाएंगे। नेक्स्ट चिड़ियाघर से हम जाएंगे उदयगिरी और खंडागिरी केव्स पे। केव्स घूमने के बाद शाम का हमारा जो प्लान है वो लिंगराज मंदिर पे जाकर के दिन को समाप्त करने का है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर हमारी उड़ीसा की यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो है ये नंदनकानन चिड़ियाघर के लिए एक्सक्लूसिव मल्टी लेयर पार्किंग है। इतनी बड़ी पार्किंग किसी चिड़ियाघर की अपने आप में आश्चर्य है। गजब का संयोग है, जब मैं किसी चिड़ियाघर में आता हूँ तो बारिश होने लगती है। इस समय हम लोग हैं नंदनकानन में और बारिश घनघोर जारी है। अभी हल्की हल्की हो रही थी लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी तेज़ हो गई। ये देखिए हमने किराए पे छाते ले लिए हैं और सारे लोग छातों के साथ घूम रहे हैं। दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से हम उड़ीसा में घूम रहे हैं और उड़ीसा राज्य ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हमें काफ़ी प्रभावित किया है। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्यों हमारे देश का जो टूरिज्म मैप है उस पर उड़ीसा उतने प्रोमिनेंटली फीचर नहीं करता जिस प्रकार से केरला है, अंडमान निकोबार है, हमारे नॉर्दर्न हिल स्टेट्स हैं, जिस प्रकार से वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पॉपुलराइज हो चुके हैं। उड़ीसा के पास भी बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ हिल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, सुंदर बीचेस हैं, बहुत सारा स्कोप है। और आज के दिन उड़ीसा का इंफ्रास्ट्रक्चर इससे 5-7 साल पहले जब मैं उड़ीसा आया था उस समय जो स्थितियाँ थी और अभी इस यात्रा में मुझे जिस तरह का माहौल उड़ीसा के अंदर दिख रहा है, ज़बरदस्त नो नॉनसेंस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इमर्ज करने का उड़ीसा के पास बहुत सारा स्कोप है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, टूरिस्ट रश उस तरह का नहीं है जिस तरह का आज के दिन उत्तराखंड और हिमाचल में हो जाता है छुट्टियों में। तो कुल मिला जुला करके उड़ीसा ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मुझे तो खासा प्रभावित किया है। और अगर आप कहीं भी घूमने जाने का सोच रहे हैं देश के अंदर तो एक बार उड़ीसा पे होमवर्क जरूर कीजिएगा। बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जो आप यहाँ पर आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से प्लान करते हैं, चीज़ों को अच्छे से सिंक्रोनाइज करते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप भी यहाँ से बहुत अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। दोस्तों हम आ गए टॉय ट्रेन राइड करने के लिए। एक 50 रुपए की हमने टिकट खरीदी है। ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब ट्रेन में बैठ रहे हैं। आइए हम भी एक सीट लेते हैं। दोस्तों टॉय ट्रेन कंप्लीट करके हम उसी रास्ते पे सीधे और आगे आ गए। तो यहाँ पर एक रोप वे भी है। रोप वे से आप जाते हैं तो ऊपर एक बॉटेनिकल गार्डन है, वहाँ घूम करके वापस आप रोप वे से आ सकते हैं। तो ये हमने रोप वे की भी टिकट ले ली और अब हम चल रहे हैं रोप वे की तरफ।
कहीं से आने में हम लोग गर्मी दिनों में हमेशा खड़े होके ही घूमते हैं। हमें तैरना आता है भाई। इनके सगर ना मजाक मत करो। ना 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 मत करो। हो सकता है खराब हो गई हो, मैकेनिकल चीज है। भगवान ना करे, भगवान ना करे यहाँ पे लटक जाने से वहाँ पर एक हुआ था ना एक्सीडेंट। और क्या? अरे कोई भी बच जाओ। साथ में किसी न किसी और लोगों को बचाएंगे। आगे से होगा रास्ता, एक बार चेक करो। दोस्तों घूमते घूमते नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर कुछ सफारीज होती हैं, तो हम अभी आ पहुंचे हैं वो सफारी वाले प्लेस पे। हालांकि मौसम काफ़ी ख़राब है दोस्तों। जहां सफारी स्टार्ट होती है जहां से, वहां पर एक छोटा सा कैफेटेरिया है। हम लोगों को थोड़ी भूख लग गई थी तो हम लोगों ने कुछ खाने पीने का डिसाइड किया और यहाँ पर बैठे हुए कैफेटेरिया में। दोस्तों नंदनकानन चिड़ियाघर देश के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में रखने की अवधारणा के साथ इस चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है और यहाँ पर अलग अलग सफारीज होती हैं। हालांकि आप एक बार में व्हीकल में बैठ जाते हो और वही व्हीकल आपको 4 सफारी जोन से लेकर के जाता है। एक टाइगर की सफारी होती है, एक लॉयन की सफारी होती है, एक बेयर की सफारी होती है और एक हर्बीवोरस की सफारी होती है। ये सफारी जोन्स बहुत बड़े बड़े ओपन एरियाज हैं जिनकी फेंसिंग की गई है और उनमें इन जानवरों को रखा गया है। तो जब यहाँ का सफारी व्हीकल आपको इन क्षेत्रों से लेकर के गुजरता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक्चुअल जंगल सफारी कर रहे हैं। और चूँकि यह क्षेत्र छोटा होता है, नियंत्रित होता है, तो लगभग हर सफारी में आपको जानवर दिख ही जाते हैं। अनूठा अनुभव होता है और जो एक्चुअल जंगल सफारी आप करते हैं उससे तो इसको ऑफ कोर्स नहीं कंपेयर कर सकते, पर फिर भी ऐसा आपको लगता नहीं कि आप किसी चिड़ियाघर में हो और आपको जो फील आता है वो एक्चुअल जंगल सफारी करने का आता है। और यहाँ पर जानवरों की साइटिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट 100% होती है। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब आप पार्क का एंट्री टिकट लेते हो, यानी जब आप चिड़ियाघर का एंट्री टिकट लेते हो, उसके साथ में सफारी की टिकट इंक्लूड नहीं होती है। सफारी की टिकट आपको अलग से लेनी होती है। उसी तरह से जो यहाँ पे बैटरी कार्स चलती हैं जिनसे आप पूरे पार्क को घूम सकते हो, कहीं भी हॉप ऑन हॉप ऑफ के जैसा। एक टिकट आपने खरीद ली तो किसी भी कार्ट पे आप बैठ सकते हो, उतर सकते हो, उस तरह का सिस्टम है। तो बैटरी कार की टिकट भी आप अंदर आके खरीदते हो, सफारी की टिकट भी आप अंदर आके खरीदते हो। सफारी समाप्त करके हम एक बार फिर से आ गए एनिमल एनक्लोजर्स की तरफ। करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय हमें लगा सफारी में और ओवरऑल मैं कहूँगा सफारी का अनुभव हमारा अच्छा रहा। अभी जहाँ हम घूम रहे हैं ये सफारी के बाद जो एनिमल एनक्लोजर्स हैं
उनमें जिराफ का बाड़ा है, और जो यहाँ के फेमस टाइगर्स हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वाइट टाइगर और जो मेलानिस्टिक टाइगर जिसको कहते हैं, जो ब्लैक टाइगर जिसको कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सफारी करके जब आप आएंगे। खास बात क्या है नंदनकानन में कि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला जू था जिसने वाइट टाइगर्स की और मेलानिस्टिक टाइगर्स की कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई थी। और अगर मुझे सही याद है तो ये अपनी तरह का अकेला चिड़ियाघर है जहाँ पर लेपर्ड्स को ओपन एनक्लोजर में रखा जाता है। तो ओवरऑल जब आप सफारी करके बाहर आएंगे उसके बाद भी यहाँ की बहुत सारी अट्रैक्शंस बाकी रहती हैं। जो इनके फेमस एनिमल्स हैं, वाइट टाइगर, मेलानिस्टिक टाइगर, वो सारे आपको सफारी के बाद वाली सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे चिड़ियों के लिए जो स्थान इन्होंने बना रखा है वो भी काफ़ी समृद्ध है, रिच है। उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। जो मेन रोड है उससे आपको थोड़ा सा ऊपर जाना होता है बर्ड्स को देखने के लिए। और उसके बाद फिर लास्ट में एग्जिट के पास में आता है इनका एक्वेरियम। तो एक्वेरियम देखते हुए फिर हम अपनी पूरी नंदनकानन की यात्रा को समाप्त करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है और हमारी ये नंदनकानन की वर्चुअल यात्रा आपको भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है। अब हम नंदनकानन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और भुवनेश्वर में आज के दिन जो हमारा प्लान है, जो जगह हमें कवर करनी है, उनकी तरफ चलते हैं। भुवनेश्वर घूमते घूमते हम लोग आ पहुंचे हैं उदयगिरी और खंडागिरी केव्स। बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, स्टोन कट आर्किटेक्चर है। काफ़ी समय से यहाँ आने की इच्छा थी, पहुँच गए हैं। अभी यहाँ टिकट लेंगे, पार्किंग पास में ही है, फ्री पार्किंग है, तो गाड़ी खड़ी कर दी है और अभी टिकट लेंगे। मेरे ख्याल 250 रुपये की एक आदमी की टिकट होती है। टिकट लेंगे और फटाफट अंदर पहुँचेंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत उदयगिरी और खंडागिरी की इन्हीं गुफाओं से हुई थी। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से भी करीब 100-200 साल पहले हुआ था। उस समय जैन भिक्षु दर दर घूमते थे, भिक्षाटन करते थे और अपनी ध्यान साधना करते थे। उनके लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए जहां वो मेडिटेट कर सकें, उठ बैठ सकें, किंग खारवेल ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था। बहुत ही सिंपलिस्टिक आर्किटेक्चर है इन केव्स का। कोई भी आपको फैंसी स्कल्पचर या इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि काफ़ी फंक्शनल भी है। इन गुफाओं में आपको जो रेस्ट करने के स्थान दिए हैं वो थोड़े स्लैंट हैं, यानी हेड की तरफ ऊंचा किया गया है। अलग अलग सटी हुई गुफाओं में कम्युनिकेट करने के लिए होल्स बनाए गए हैं। इंटीग्रेट वाटर सिस्टम है, कैनाल से हर गुफा को जोड़ा गया है। वाटर स्टोरेज का स्थान है। कहीं कहीं गुफाओं में 2 लेयर्स भी मिलती हैं, यानी 2 फ्लोर्स भी मिलते हैं। हायर चैम्बर्स जो होते थे, वो जो स्थायी ध्यान करने वाले साधक होते थे वो वहाँ जा कर के बैठते थे। इन गुफाओं में आपको तरह तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख इंस्क्रिप्शन जिस गुफा में मिलता है उसे हाथी गुम्फा कहते हैं। वहाँ पर आपको कलिंग वार से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं, किंग खारवेल के बारे में आपको जानकारी मिलती है और उड़ीसा के इतिहास को समझने में ये गुफाएं और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक मील का पत्थर साबित हुई हमारे वर्तमान इतिहासकारों के लिए। आज के दिन हमारा पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वो इन गुफाओं का रखरखाव करता है, इनकी देखभाल करता है। इन गुफाओं के पास में ही यहाँ पर अशोकन रॉक एडिक्ट भी है और एक शांति स्तूपा भी है जो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। कलिंग वॉर के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने बुद्धिज़्म के संदेश यहाँ पे एक रॉक एडिक्ट पे लिखवाए। वो भी इन केव से थोड़ी दूर पर ही है। हालांकि हम इस यात्रा में वहाँ विजिट नहीं कर पा रहे हैं। ये खंडागिरी केव्स में ऊपर जैन टेम्पल बना हुआ है, वहाँ हम आ गए। दोस्तों, केव्स घूमने के बाद
अब हम जा रहे हैं अपनी अगली और भुवनेश्वर की आज के दिन की हमारी अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है लिंगराज टेम्पल। ये भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये पूरे भुवनेश्वर शहर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का मोबाइल, कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो आज के दिन को अब हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे कल मिलूंगा उड़ीसा के अंदर ही एक नई डेस्टिनेशन पे।